देखो समझो, जैसे मान लो एग्जाम्पल समझ रहे हैं, हम सबका एक फ्रेंड सर्कल होता है। फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा दोस्त होता है जो महाआलसी होता है। समझते जाना, सुनते जाना हर एक पॉइंट को, right? काफी आसान हो जाएगा इससे। हम सबके ग्रुप में एक महाआलसी दोस्त होता है जो ये चाहता है कि उसको कहीं भी ना जाना पड़े, राइट? उसको कहीं ना जाना पड़े, वो चुपचाप अपने बेड में पड़ा रहना चाहता है। क्योंकि कुछ ऐसे दोस्त लोग होते हैं जो घूमना चाहते हैं, राइट? अगर तुम कहीं बाहर निकले हो, मान लो तुमने घर से भिलाई लिया है, तो तुमको लगता है यार सुबह निकले कहीं देखे, इधर इधर गए, शाम को कहीं और गए, इस तरह से तुम क्या करते हो। लेकिन हम सबके ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है जो कहीं भी नहीं जाना चाहता, वो चुपचाप से चाहता है वो बेड में पड़ा रहे, उसको हिलना डुलना ना। अब देखो होता क्या है, मान लो बेड में पड़ा हुआ है, वो चाहता है वहीं पे, वो किसी और को नहीं चाहता कि वो भी मेरे साथ पड़ जाए, बाकी भाड़ में जाए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी घूमते रहे, पर उसको अपनी जगह से ना हिलना पड़े। ऐसा वो क्या करता है, सोचता है, उसके दिमाग में ऐसा चलता है। अब एक दिन तुम आए, तुमने उसको पकड़ा, बोला भाई चल घूमने चलते, राइट? पहले वो चुपचाप से पड़ा हुआ था, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, है ना, क्योंकि उसको भी कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, उसको भी कोई फोर्स नहीं कर रहा था कि भाई यहाँ घूमने चलते। तुम आए और तुमने उसका हाथ पकड़ा और तुम बोले भाई चल घूमने चलते। अब वो आलसी है, समझो, वो आलसी है, वो चाहता है कि वो बेड पे पड़ा है। तो जिस टाइम पे तुम उस पर बल लगाओगे, जिस टाइम पे तुम उसको फोर्स लगाओगे कि भाई चल घूमने चलते, वो तुम पे उल्टा फोर्स लगाएगा, अबे छोड़ना यार, यही बैठ गए। क्या इससे पहले वो तुमको खींच रहा था? क्या इससे पहले वो तुम पे बल लगा रहा था? नहीं, क्योंकि उसको ये नहीं चाहिए कि तुम भी उसके साथ बैठो। उसको सिर्फ ये जानना है, सिर्फ ये चाहता है वो कि उसको अपनी जगह से हिलना ना पड़े। तो जब तक तुम उस पर बल नहीं लगा रहे थे, ध्यान देना हर एक पॉइंट को, भाई हम कहानी सुन रहे हैं, कहानी से समझ रहे हैं, बट हमारे कान की चीज पर। जब तक तुम उस पर बल नहीं लगा रहे थे, वो भी तुम पे कोई बल नहीं लगा रहा। जिस टाइम पे तुमने बल लगाया, उसी टाइम पे उसने भी बल लगाया। तुम उसको खींचोगे भाई चल घूमने चलते, तो वो भी तुमको खींचेगा वापस, अरे छोड़ यार, वो अपने वापस खींचेगा। तो ध्यान दो, जब तुमने बल इस तरह से लगाया तो उसने बल विपरीत दिशा में लगाया। क्यों बल लगा रहा है वो बल? ताकि उसको ना घूमना पड़े, उसको मूव ना करना पड़े। क्या वो बल तुमसे ज्यादा लगाएगा? नहीं लगाएगा, क्योंकि अगर वो बल तुमसे ज्यादा लगाएगा तो तुम भी आगे बैठ जाओगे। उसका मोटिव तुमको बैठाना नहीं अपने साथ, उसका मोटिव है, वो चाहता है कि बस उसको ना हिलना पड़े अपनी जगह से। तो जब तुम थोड़ा सा धीरे से खींचोगे, चल तो वहां पे हाथ छोड़, रहने दे मेरे को, फिर तुम थोड़ा और तेज खींचोगे, चल तो उल्टा खींचेगा। उतने ही जितना बल तुम बढ़ाते जाओगे, उतना ही बल वो बढ़ाते जाएगा, ताकि उसको हिलना ना पड़े। पहली चीज। फिर तुम क्या किए, बेड को इधर से छोड़े और तुम दूसरी साइड से चले, बेड की दूसरी साइड से तुमने अपनी दिशा परिवर्तित कर दी। पहले तुम उधर खींच रहे थे, वो तुमको विपरीत दिशा में खींचा था, तुम बेड के इधर आ गए और इधर से खींचना शुरू कर दिया, अबे चलो घूमने चलो, तो वो उल्टा तुमको खींचेगा, राइट? जब तुमने दिशा परिवर्तित की, उसने भी अपनी दिशा क्या कर दी, परिवर्तित कर दी, वो भी तुमको खींचेगा। जितना बल तुम लगा रहे हो, उतना ही बल वो लगा रहे हो। तुमने क्या किया, उसको बेड से हिलाने के लिए, राइट, बेड से उतारने के लिए, मूव कराने के लिए तुमने एक और दोस्त बुला लिया, क्योंकि तुम जितना बल लगा रहे थे उतना बल वो भी लगाता है। तुमने एक और दोस्त बुला लिया, अब दो लोग मिलकर उसको क्या कर रहे हैं, खींचा, अबे चल घूमने। अब सोचो जरा, वो चाहता है कि वो अपनी बेड से ना हिले, इसलिए वो विपरीत दिशा में बल लगा रहा है। लेकिन क्या उसके पास इतनी शक्ति है, क्या उसके पास इतना दम है, क्या उसके पास उतना बल है कि अगर दो दो लोग भी खींचेंगे या तीन लोग भी खींचेंगे तो उनको वापस खींच लेगा? नहीं, नो सर। राइट, ऐसा नहीं होता। तुम एक लोग को, या मैं भी बहुत शक्तिशाली हूं तो दो लोग को वापस खींच सकते हो, दो लोग दम लगाएंगे तुम भी लगा सकते हो। लेकिन क्या ऐसा है कि दो दो तीन तीन लोग अगर खींचना शुरू कर दे तो तुम भी उतना उसका विरोध कर पाओ? नहीं। कहीं ना कहीं तुम्हारी भी तो सीमा है। एक एक वर्ड ध्यान देना बेटा, कहीं ना कहीं तुम्हारी भी तो लिमिट है, सीमा है। जितना तुम अधिकतम बल लगा पाओगे उसको विरोध करने के लिए। अब क्या, वो तीन दोस्त आ गए, तीनों दोस्त आके उसको क्या करने लगे, खींचने। अब तीन दोस्त लगा रहे हैं तो ये जो लगने वाला बल है, तीन दोस्त मिलकर जो बल लगा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा होगा, काफी ज्यादा होगा। अब ये बेचारा उतना नहीं लगा पाएगा कि इनको अपने बेड पे रखे। तो अब तीन लोग मिलके या दो लोग मिलके जब बल लगाएंगे तो अब इसको बेचारे को बेड से सरकना पड़ेगा, बेड से निकलना पड़ेगा। लेकिन समझो इसको, ये है आलसी, ये है आलसी,
इसको बेड से हिलना जरूर पड़ रहा है, राइट, बेड से निकलना जरूर पड़ रहा है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अब वो बल लगाना बंद कर देगा। वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। मतलब 3 लोग मिलकर उसको खींच रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि अब चुपचाप चलने लगा, अपना बल लगाना बंद कर दे, नहीं। 3 लोग जब मिलकर खींच रहे हैं, तो ये भी अपने बल लगाए जा रहा है, लेकिन आगे की तरफ सरकता जा रहा है। जितना अधिकतम दम लगा पा रहा था लगा रहा है, लेकिन आगे की तरफ सरकता जा रहा है। क्यों? 3 लोग मिलकर उसको ज्यादा बल लगा। 2 चीजें सीखने मिली मुझे इसमें, कि वो जो आलसी दोस्त है, वो तभी तुम पे बल लगाएगा, ये जो आलसी दोस्त है, ये तुम पे तभी बल लगाएगा जब तुम इस पे बल लगाओ। ये तुम्हें खुद से बल नहीं लगाएगा। मतलब जब तक इसको पता है कि यार मेरे को अपनी जगह से ना मूव नहीं करना पड़ता, मैं अपनी जगह पे मस्त हूं, तब तक ये किसी और पे बल, कोई भी बल नहीं लगाएगा। लेकिन जब इसको लगेगा कि यार अब मुझे अपनी जगह से उठना पड़ सकता है, तो ये बल लगाना शुरू करेगा। दूसरा, ये अपनी बल की मात्रा या बल का जो वो मान है, उसको बदल सकता है, और ये बल के मान को मैच कराएगा, बराबर कराएगा तुम जितना बल लगा रहे हो। तुम बल बढ़ाओगे, ये भी बढ़ाएगा, तुम बढ़ाओगे, ये भी बढ़ाएगा, राइट। तुम कम करोगे, ये भी कम करेगा। ये तुमसे ज्यादा बल कभी भी नहीं लगाएगा, क्योंकि इसका मोटिव ये नहीं कि तुमको भी अपने साथ बैठा ले। क्या फर्क पड़ता है उसको, चुपचाप से अपनी जगह पे बैठना। तो तुम अगर खींचोगे, ये भी तुमको उल्टा खींचेगा, तुम जितना खींचोगे उल्टा। तो पहले दूसरी चीज समझ में आई कि ये तुम जितना बल लगा रहे हो, उसके हिसाब से अपने बल को, मान को भी क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। तीसरी चीज समझ में आई मुझे कि जब तुम अपनी दिशा बदला, तुमने बल लगाने की दिशा बदला, तो इसने भी अपने बल की दिशा को परिवर्तित कर दिया। जब तुमने बल की दिशा को क्या किया, परिवर्तित किया, इसने भी अपनी बल की दिशा को क्या कर दिया है, परिवर्तित कर दिया। तो मैग्नीट्यूड भी अपना चेंज कर सकता है, और डायरेक्शन भी अपना क्या कर सकता है, ये इंसान चेंज कर सकता है, राइट। अगला जो समझ में है कि भाई इसकी भी एक लिमिट होती है, बल लगाने की लिमिट होती है, जिसको हम सीमांत मान बोलेंगे। इसकी बल लगाने की एक सीमा है, तो सीमांत, लिमिट है, लिमिटिंग इंग्लिश में बोलते हैं। इससे ज्यादा ये बल नहीं लगा सकता। तो जब तुम इसके सीमांत से ज्यादा बल लगाओगे, तब तो बेचारे को अपनी जगह से हिलना पड़ेगा। लेकिन हिला है अपनी जगह से, मूव कर रहा है अपनी जगह से, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि बल लगाना छोड़ देगा, तब भी बेचारा पूरी कोशिश करता है। और सेम यही कहानी है घर्षण की, सेम यही चीज है, क्या, फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन है, यही एक आलसी दोस्त की तरह होता है। जो फ्रिक्शन फोर्स का नेचर होता है, ये क्या होता है, एक आलसी दोस्त की तरह, जो अपने, जो फोर्स तभी लगाएगा जब ये देखेगा कि इस पे कोई बाहर से फोर्स लग रहा है, कोई बाह्य बल लग रहा है। जब कोई बाह्य बल लगेगा, जब इसको लगेगा कि यार अब मेरे को मूव करना पड़ सकता है, ये विपरीत दिशा में तुरंत बल लगाएगा। ये बल तब तक बढ़ाता जाएगा, बल के मान को परिवर्तित कर सकता है। तुम ज्यादा खींचोगे, ये भी ज्यादा खींचेगा, तुम कम करोगे, ये भी कम कर देगा, क्योंकि तुम कम कर दो और ये ज्यादा लगा रहा है, मतलब तुमको अपने बेड में खींच लेगा, तो वो थोड़ी चाहता है। इसका जानना है, इसको सिर्फ ये जानना है, इसका सिर्फ ये मोटिव है, बस अपनी जगह से हिलना ना पड़े। तो फ्रिक्शन फोर्स अपना मैग्नीट्यूड क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को बढ़ाओगे, ये भी बढ़ाएगा, कम करोगे, ये भी कम होता जाएगा, ऐसा। लेकिन जब तुम एक्सटर्नल को बढ़ाते जाओगे, तो ये भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन एक सीमा तक। इसके बाद ही बेचारा नहीं बढ़ सकता, और फिर तुम कितना भी बढ़ाओ, ये यहीं पे अटक रहेगा। जब ये यहाँ पे अटक जाएगा और तुम ज्यादा बल लगाने लगोगे, एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तब बेचारे को मूव करना पड़ेगा। ये है फ्रिक्शन फोर्स का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट। इतना समझ में आ गया तो पूरा ये समझ में आने लगेगा। बहुत ही ट्रिकी होता है, बस इतने में ही लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज। और कंफ्यूज क्यों होते, शुरू कर देते इसके डेफिनेशन से, और ये ऐसा है, वो ऐसा है। देखो समझते जाओ, डेफिनेशन वगैरह मैं सब लिखाऊंगा, पहले क्या है मेन इसका कॉन्सेप्ट समझना है। जब हम समझ जाएंगे तो हम उसको लिख लेंगे, तो ही उसका मतलब कुछ है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। सबसे पहले मान लो यहां पे हमारे पास एक सतह है, यहाँ पे एक 5 किलोग्राम का द्रव्यमान है, और यहाँ पे क्या है, जो सरफेस है, ये फ्रिक्शन वाला है, फिर सरफेस है फ्रिक्शन वाला। जो म्यू है, इसको हम बोलते हैं घर्षण गुणांक। जहां पे भी म्यू का मान कुछ भी दिया रहेगा, मान लो कितना है, 0.2। म्यू का जो जनरल मान होता है, 1 से कम होता है।
जितना ज्यादा म्यू का मान होगा वहां पे घर्षण उतना ज्यादा होगा। तो ये जो सतह है वो घर्षण। अब मैंने यहां से बोला कि यार इस पे कितना घर्षण बल लग रहा है। मैंने तुमसे बोला कि यार इस पे कितना घर्षण बल लग रहा है। क्या आंसर दोगे? शून्य। शून्य। क्यों शून्य? सर वो बल ही नहीं लगा रहे, मतलब वो क्योंकि हम इस पे कोई बाहर से बल नहीं लगा रहे हैं, इस पे टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं है। टेंडेंसी ऑफ मोशन का मतलब गति करने की प्रवृत्ति नहीं। एक सतह पर, एक क्षैतिज सतह पे कोई भी हम इसको रख दे तो क्या इसमें कोई गति करने की प्रवृत्ति है? नहीं, इस पे कोई गति करने की प्रवृत्ति नहीं, ये गति कर ही नहीं सकता तब तक जब तक हम इस पे बाहर से या तो बल ना लगाएं, या तो हम बाहर से ऐसे बल ना लगाएं, या फिर हम इसको ऐसा टेढ़ा ना करें। टेढ़ा करते हैं तो इसमें गति करने की प्रवृत्ति आती है। राइट? तो चलो कुछ सीखते हैं। ये घर्षण बल लगा सकता है, पर लगाएगा तब जब इस पे कोई बाहर से बल लगे। और घर्षण बल के मान को बढ़ा और कम कर सकता है, पर बढ़ाते हुए अधिकतम मान जो ला सकता है उसको हम बोलते हैं सीमांत घर्षण या फिर FL, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मान लो कि इसके लिए सीमांत घर्षण का मान है 10 न्यूटन। सीमांत घर्षण का मान है कितना? 10 न्यूटन। मतलब ये घर्षण जब लगेगा तो अधिकतम 10 न्यूटन लग सकता है। अब बताते जाना क्या क्या फ्रिक्शन। तो इतना लग सकता है, पर क्या इतना लगाने लगेगा वो? नहीं। जब तुम इस पे मान लो बल लगाओगे तो ये कहलाएगा बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स। जब एक्सटर्नल फोर्स का मान 0 रहेगा, मतलब इस पे कोई बल नहीं लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना रहेगा? 0। फ्रिक्शन फोर्स भी कितना? 0, कोई बल नहीं। तुम इसके मान को बढ़ाते गए, राइट? इसके मान को बढ़ाते गए, मान को बढ़ाते गए 1 न्यूटन, फिर 2 न्यूटन, फिर 3 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स का मान, फ्रिक्शन फोर्स का मान क्या होता जाएगा? जब 1 रहेगा तो फ्रिक्शन कितना? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। 2 रहेगा तो 2, 2 न्यूटन। 3 रहेगा तो 3। तुम इधर से एक्सटर्नल लगाओगे, ये फ्रिक्शन विपरीत दिशा में लगाए, राइट? फ्रिक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे जिससे FR से, घर्षण को रिप्रेजेंट करेंगे इससे FR से। तुम लगाओगे 3 न्यूटन, ये भी लगाएगा 3 न्यूटन विपरीत दिशा में। तुम इसके मान को बढ़ाते बढ़ाते कर दो 7 न्यूटन। तुम इसके मान को बढ़ाते बढ़ाते कितना कर दो? 7 न्यूटन। घर्षण बल कितना लगेगा? 7 न्यूटन। 7 न्यूटन। 7 न्यूटन। जितना भी तुम बल लगाओगे उसके विपरीत। करते करते कर दो 9 न्यूटन। घर्षण बल कितना? 9 न्यूटन। 9 न्यूटन। बढ़ा के कर दिया हमने 10 न्यूटन। घर्षण बल कितना? 10। 10 न्यूटन। बढ़ाते हुए इसको कर दो 12 न्यूटन। घर्षण बल कितना? 10 10 न्यूटन। न्यूटन। 10 न्यूटन। राइट? क्योंकि ये इसकी क्या है? सीमा है। तुम इधर से बल बढ़ाते जाओगे, ये भी बढ़ाता जाएगा, लेकिन जब तुम एक्सटर्नल को ज्यादा कर दो, किससे ज्यादा कर दो? इसके सीमांत से, तो उस टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स का मान सीमांत घर्षण के बराबर ही रहेगा। उस टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स का मान जो रहेगा, घर्षण का मान कितना रहेगा? सीमांत के बराबर। राइट? अब इससे ज्यादा ये नहीं बढ़ा सकता। अब सोचो जरा, तुम इधर से लगा रहे हो 12 न्यूटन, राइट? इधर से लगा रहे हो कितना? 12 न्यूटन, और ये विपरीत दिशा में मात्र 10 न्यूटन लगा सकता है। ये गति करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर गति। गति करेगा सर। कुल कितने बल से? कुल कितने बल से गति करेगा? 2 न्यूटन। 2 2 न्यूटन से। न्यूटन से। 12 उधर लग रहा है, विपरीत बल लग रहा है इतना, तो कितने से? 2 न्यूटन। क्या हम इसका त्वरण निकाल सकते हैं? यस सर। F net by M, 2 न्यूटन डिवाइड बाई 5, 0.4 मीटर पर सेकंड। 10 न्यूटन पे क्या होगा? जब हम 10 न्यूटन बल लगाएंगे तो क्या होगा उस पे? 0 होगा, मोशन नहीं होगी। मूव नहीं होगा मोशन सर। की टेंडेंसी होगी, है ना, मूव करने के। देखो,
तो जो मान होता है ना, देखो ये वो बाउंड्री है, समझो इस चीज को, फिजिक्स में समझो इसको, ये बाउंड्री है। 10 न्यूटन जो है वो एक बाउंड्री है, इससे कम लगाओगे तो मोशन नहीं होगा, इससे ज्यादा लगाओगे तो मोशन होगा। तो तुम बल का मान बढ़ाते गए जस्ट इसी पे मोशन शुरू होने वाला रहेगा और इसके बाद मोशन करेगा। इसके पहले मोशन नहीं करेगा, इसके बाद मोशन करेगा। ये हो गया दीवार, ये हो गया बाउंड्री। अब इसका जो हम यूज करते हैं ना, वो दोनों में करते हैं, इधर की लिए भी और इधर की। इधर गति नहीं हो रही, इधर गति हो रही। तो हम बोलते हैं, समझो क्वेश्चन जब दो आएगा, दोनों का आंसर ये देते हैं। हम बोलते हैं, क्वेश्चन अगर पूछेगा कि बल का वो अधिकतम मान जिस पे गति नहीं करे, तो इधर से बल बढ़ाते गए गति नहीं कर रहा, करते हैं यहां। तो इसको हम इसके में भी आंसर देते हैं कि ये क्या है, बल का वो अधिकतम मान है जिसपे गति नहीं होती। हम इधर का भी आंसर देते हैं, इधर पे गति होता है, तो गति हो रहा है इस साइड पे, तो इसका सबसे न्यूनतम मान। तो हम इसका भी आंसर देते हैं कि ये बल का वो न्यूनतम मान है जिसपे गति होती है। समझो इसको, हम इसका उपयोग दोनों साइड कर रहे हैं। विशाल माइक में बेटा, इसका उपयोग हम दोनों साइड कर रहे हैं। इधर पे गति नहीं हो रही थी और ये अधिकतम मान है, इसके बाद गति शुरू हुई, तो बल का वो अधिकतम मान जिस पे गति नहीं हो रही, इसका आंसर भी हम 10 न्यूटन देते हैं। बल का वो न्यूनतम मान जिस पे गति शुरू होती, इसका आंसर भी हम देते हैं। राइट, तो ये एक वो हो गया, बिल्कुल एक बाउंड्री हो गया। इसको दोनों तरफ हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। घर का बाउंड्री बना होता है तो दोनों लोग की तरफ होता है, राइट। एक कोई बाउंड्री बना है, एक का घर इधर है, दूसरे घर तो इसके भी पक्ष में आता है, दूसरे के पक्ष में, तो इसका उपयोग हम इस तरह से करते हैं, राइट। तो कभी क्वेश्चन आएगा बल का वो अधिकतम मान जिसपे गति नहीं होगी, हम बोलेंगे 10 न्यूटन, यहां तक बल लगा लो, इसके बाद में गति होती है। क्वेश्चन पूछेगा बल का वो न्यूनतम मान जिसपे गति शुरू होगी, 10 न्यूटन, इसके जस्ट बाद गति शुरू होती है, राइट। ऐसा मान सकते हैं। तो 10 न्यूटन वो बल रहेगा जिसमें गति शुरू होने वाली रहेगी। दूसरा, मैंने एक्सटर्नल फोर्स, मैंने बल का मान दिशा ही बदल दिया, राइट। अब मैं इसको इधर खींच रहा, सॉरी इधर खींच रहा, मैं ऐसे इधर से बल लगा एफ एक्सटर्नल। जैसे मैं इसको इधर लगाऊंगा, फ्रिक्शन फोर्स का दिशा भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। पहले एक्सटर्नल फोर्स में राइट हैंड साइड लगा रहा था तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है किधर, राइट हैंड साइड। तो ये अपनी दिशा का भी क्या कर सकता है, अपोज कर सकता है। दिशा का, सॉरी दिशा भी क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, राइट। तो यहां पे देखो, समझो हम फ्रिक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, एफ आर से। और ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, जो एफ एल है वो घर्षण बल नहीं है, ये घर्षण बल का सिर्फ अधिकतम मान है। ये घर्षण बल का क्या है, अधिकतम मान। क्या अधिकतम मान ही हमेशा लगेगा, नहीं। ये तो निर्भर करता है कि अगर तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग से कम है, समझो तुम जो बल लगा रहे हो वो सीमांत घर्षण से कम है। सीमांत है कितना, 10 न्यूटन, तुम लगा रहे हो सिर्फ 3 न्यूटन, तो घर्षण कितना लगेगा, क्या लिमिटिंग के बराबर लगेगा, नहीं, इसके बराबर लगेगा जितना तुम बल लगाओ। 10 न्यूटन अधिकतम मान है, सीमांत है, और तुम लगा रहे हो सिर्फ 3, तो ऑब्वियसली 3 10 से कम है। तो जब तुम 3 ही न्यूटन लगाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, जितना तुम बल लगाओगे, 3। जबकि अगर तुमने क्या कर दिया, एक्सटर्नल को ज्यादा कर दिया लिमिटिंग से, ये 10 न्यूटन है, तुम लगा रहे हो 12 न्यूटन, तुम लगा रहे हो 12 न्यूटन, तो उस बिंदु पे फ्रिक्शन किसके बराबर लगने लगेगा, लिमिटिंग के बराबर, सीमांत के बराबर, क्योंकि ये इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता। बोलो क्लियर है कहानी पूरी, यस जी सर। सर। राइट, पूरा। तो घर्षण बल को अगर हमें समझाना होगा तो हम कैसे समझाएंगे कि ये एक ऐसा बल है जो अपने आप में क्या कर सकता है, परिवर्तित हो सकता है। परिवर्तन 2 तरीके से कर सकता है, क्या क्या परिवर्तन कर सकता है, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, राइट। अपने परिमाण और अपनी दिशा को परिवर्तित कर सकता है, और इसकी टेंडेंसी होती है कि ये सापेक्षिक गति को क्या करे, विरोध करे, राइट। गति का विरोध हम कभी यूज नहीं करते,
नॉर्मली तुम्हें सिखाया जाता है कि जो घर्षण होता है क्या करता है, गति का विरोध करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम गति कर ही क्यों पा रहे हैं? क्योंकि घर्षण। तो जो बर्फ की सिल्ली है बरसात के टाइम में हम फिसल जाते हैं जल्दी, क्यों? घर्षण कम हो जाता है। तो हम गति कर ही क्यों पा रहे हैं? घर्षण की वजह से। तो गति का विरोध नहीं करता, बल्कि सापेक्षिक गति का विरोध करता। अब इसका क्या मतलब है? सापेक्षिक गति का विरोध मतलब इसलिए क्योंकि समझो ये मान लो हमारा पैर है, राइट, और ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं आगे की तरफ। तो जब मैं मान लो ये जमीन है और इसमें पैर रखा हूं, इधर तो दिखेगा नहीं, पैर तो दिखेगा नहीं, इसमें इसलिए ऐसा बता। ये मान लो पैर है, जब मैं आगे चलना चाहता हूं तो मैं पैर से पीछे की तरफ धक्का लगाता हूं। चलने का यही होता है, चलते हुए नहीं चलते हुए। आजकल घर ही में बैठे हो चलते हैं सर थोड़ा मोड़ा। थोड़ा मोड़ा, अबे चला करो, पेट वेट निकल जाएगा नहीं तो। तो ये हम पैर रखते हैं और चलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पीछे की तरफ बल। तो ध्यान से देखो, जब हम इसमें पीछे की तरफ बल लगाते हैं, आगे आगे बढ़ना है तो हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ बल लगाते हैं। तो जमीन के सापेक्ष हमारा जो पैर है, हमारा जो तलवा होता है, पंजा होता है, वो किधर जाना चाहता है? पीछे जाना चाहता है, राइट। सापेक्ष की अगर हम क्या करें, बात करें, हम चलना चाहते हैं तो हम इसको पीछे की तरफ ऐसे बल लगाते हैं, तो हमारे पीछे। अगर घर्षण नहीं हुआ तो हमारा पैर पीछे से चला जाएगा और हम फिसल जाते हैं। जैसे हम करते हैं ऐसे, पैर पीछे फिसलता और हम गिर जाते। ऐसा तब होता है जब घर्षण नहीं होता। लेकिन अगर अच्छा घर्षण है, जो जनरली होता है, तो जैसे हम चलना चाहते हैं तो इसके सापेक्ष मेरा पैर किधर जा रहा है, पीछे। तो ये मुझ पे बल लगाएगा किधर, आगे की तरफ। वो देखेगा भाई यार पीछे जाना चाहता है, मैं घर्षण लगाऊंगा किधर, आगे की तरफ। और इसी घर्षण की वजह से, इसी घर्षण की मदद से हम आगे बढ़ पाते हैं। तो क्या मेरी गति का विरोध कर रहा है ये? नहीं, गति में तो मेरी मदद कर रहा है। घर्षण नहीं होता तो हम चल नहीं पाते। बर्फ में खड़े हो जाए, बर्फ की बिल्कुल सिल्ली हो और चलना चाहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो घर्षण छोड़ने तो हम नहीं चल पाएंगे। तो गति में तो मदद कर रहा है, लेकिन हाँ, सापेक्षिक गति का क्या करता है, विरोध करता है। इसको जो सतह है वो देखेगा यार ये इधर जाना चाहता है तो बल इधर लगाएगा, वो देखेगा यार इधर जाना चाहता है तो बल विपरीत दिशा में लगाएगा। ये कुछ ओवरऑल पॉइंट है जो हमको क्या करने थे। अब हम सारा डेफिनेशन वगैरह सब कुछ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है? बोलो यहाँ तक जो भी हम समझना चाह रहे हैं। यस सर। यस सर। सबसे पहले डेफिनेशन लिखो फ्रिक्शन फोर्स का, ये जरूरी है। देखो मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखाता तो तुम्हें जरूरत भी नहीं है ना किसी चीज का डेफिनेशन वगैरह लिखने का। प्रॉपर के स्टूडेंट हो, कहीं पूछ रहा, लेकिन कुछ डेफिनेशन है जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है क्लियर होता है, तो वो जरूरी हो जाता है डेफिनेशन, जरूरी होता है डेफिनेशन। इसलिए सबसे पहले लिखो फ्रिक्शन फोर्स, हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एफ आर से। हम जहां भी फ्रिक्शन लिखेंगे क्या लिखेंगे, एफ आर। एफ एल जो होता है बेटा वो सीमांत घर्षण होता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। जो फ्रिक्शन होता है कितना, एफ आर। चलो लिखो, घर्षण बल, घर्षण बल एक ऐसा बल है, घर्षण बल एक ऐसा बल है जो अपने परिमाण एवं दिशा, जो अपने परिमाण एवं दिशा दोनों को परिवर्तित कर सकता है, दोनों को परिवर्तित कर सकता है, एवं एवं यह सापेक्षिक गति, यह सापेक्षिक गति का विरोध करता है, सापेक्षिक गति का विरोध करता है। राइट, फ्रिक्शन फोर्स। अब जब तक हम किसी चीज पे सीमांत घर्षण से ज्यादा बल नहीं लगाएंगे तब तक वो अपनी जगह पे रुका रहेगा। तो इस टाइप के हमको होते हैं स्थितिज घर्षण, राइट, स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी तक जिसको हम क्या कर रहे थे, फ्रिक्शन फ्रिक्शन बोल रहे हैं, अब उसका सही नाम हम बोलेंगे क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थितिज घर्षण, स्थितिज घर्षण। इसको भी लिखो, धीरे धीरे पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी, धीरे धीरे करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, जब वस्तु में गति ना हो,
जब वस्तु में गति ना हो लेकिन वह गति की प्रवृत्ति रखे, गति ना हो लेकिन वह गति की प्रवृत्ति रखे, तब उसमें लगने वाला घर्षण बल, तब उसमें लगने वाला घर्षण बल स्थितिज घर्षण कहलाता है। तब उसमें लगने वाला घर्षण बल स्थितिज घर्षण कहलाता है। राइट? तो ऐसा कब होगा? जब हम सीमांत घर्षण से कम बल लगाएंगे तो वो रुका रहेगा, लेकिन उसमें गति करने की प्रवृत्ति है क्योंकि हम बल लगा रहे हैं, तो उतना ही बल विपरीत दिशा में, लेकिन रुका हुआ है। तो गति की प्रवृत्ति है पर गति नहीं हो रही, पर घर्षण बल लग रहा है। उसको बोलते हैं क्या? स्टैटिक या स्थितिज घर्षण। दूसरा लिखना है हमें सीमांत घर्षण, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? FL से। FL सीमांत घर्षण। इसमें लिखना है स्थितिज घर्षण के अधिकतम मान को, स्थितिज घर्षण के अधिकतम मान को हम सीमांत घर्षण कहते हैं। स्थितिज घर्षण के अधिकतम मान को हम सीमांत घर्षण कहते हैं। और सीमांत घर्षण का बेटा फॉर्मूला होता है, समझो। सीमांत घर्षण का क्या होता है? फॉर्मूला होता है, मान लो यहाँ पे m है, एक म्यू है, यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट, इसको ये बोलते हैं। नॉर्मल एक्शन r, नीचे पल लगेगा कितना? mg। तो फ्रिक्शन फोर्स का मान होता है FL इज इक्वल टू म्यू s इंटू r के बराबर। कभी कभी हम सिंपल इसको सिर्फ म्यू लिख देते हैं, जरूरी नहीं कि बार बार इसको म्यू s लिखें, सिंपल क्या लिख देते हैं? म्यू s इंटू म्यू s, म्यू लिख देते हैं। तो इसी का क्या होता है? मान होता है, इसका फॉर्मूला होता है। जहां पे FL तो क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन है, अधिकतम मान है। म्यू s को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। घर्षण गुणांक सिंपल लैंग्वेज में, या स्थितिज घर्षण गुणांक बोलते हैं। सिंपल बोल सकते हैं या तो घर्षण गुणांक या फिर स्थितिज घर्षण गुणांक। और R क्या है? प्रतिक्रिया बल, नॉर्मल रिएक्शन, प्रतिक्रिया बल या फिर नॉर्मल रिएक्शन। राइट? अब प्रतिक्रिया बल निकालना सीखा है हमने, तो प्रतिक्रिया बल अगर हमें निकालना आ गया है तो हम लिमिटिंग या अधिकतम मान भी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। राइट? ये मान दिया रहेगा तो वो क्या करेगा? हम देखें। अब ध्यान देना है कि ये जो मान होता है म्यू एस का, जो मान होता है, ये निर्भर करता है कि किस तरह की सतह, राइट? डिपेंड करता है कि किस तरह की सतह। सतह परिवर्तित करेंगे तो म्यू एस का मान भी क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। सतह परिवर्तित नहीं करेंगे तो म्यू एस का मान वही रहेगा। जैसे एक जमीन है, इसके ऊपर टायर रखा तो म्यू एस का मान कुछ और होगा। जमीन है, प्लास्टिक रखा, कुछ और होगा। जमीन है, कांच रखा, कुछ और होगा। तो अलग अलग टाइप के सतह के लिए म्यू एस का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। समझो, राइट? अब बार बार हम स्टैटिक बोल रहे हैं, तो अगर स्टैटिक है तो कुछ ना कुछ काइनेटिक भी होना चाहिए, गतिज भी होना चाहिए, गतिज घर्षण भी होना चाहिए। वो भी होता है, थोड़ी देर में हम समझेंगे, पर उससे पहले हम इसको भी क्या करें? इसको नोट कर लिया। हो गया सर? देखो, अब फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वस्तु पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भाई हम कितना बल लगा रहे हैं और उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। तो एकदम दिमाग में बैठा लो बेटा, एकदम दिमाग में बैठा लो, अदरवाइज तुम बहुत डांट खाओगे मुझसे बाद में। फ्रिक्शन फोर्स का आंसर तुरंत देख के नहीं दे देना,
यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने और उसमें फोर्स वगैरह लगा दिया तो ऐसा नहीं कि सर इतना लग रहा है। हमेशा तुम्हें चेक करना पड़ेगा, और किन चीजों को चेक करना पड़ेगा कि तुम कितना बल लगा रहे हो, बाह्य बल कितना लग रहा है और उसका सीमांत घर्षण कितना। अगर तुम्हारा द्वारा लगाया गया बल सीमांत से कम है तब तो फ्रिक्शन इसके बराबर लगेगा, बट तुम्हारे द्वारा लगाया गया बल सीमांत के बराबर है तो फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग पे ही रुक जाएगा। कभी भी ये गलती नहीं करनी है, हमेशा दोनों को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो दो टाइप के इसके क्या हो जाते हैं, केस हो जाते हैं। केस 1, जब एक्सटर्नल फोर्स हमारा कम होता है किससे, लिमिटिंग से। अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारा लिमिटिंग से कम हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स का मान कितना होता है, मात्र एक्सटर्नल के बराबर। एग्जाम्पल, मान लो यहां पे हमने क्या किया है, एक 5 किलोग्राम का वस्तु रखा है, 5 किलोग्राम का वस्तु रखा है, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है 0.2, और हम बल लगा रहे हैं इस पे कितना, 6 न्यूटन। हम बल लगा रहे हैं 6 न्यूटन, और मैंने तुमसे बोला बताओ इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना लगेगा, और किधर लगेगा ये तो हमें पता ही है भाई। तुम बल इधर लगा रहे हो तो यही हमारा एक्सटर्नल हो गया, ये वो बल हो गया जिसको गति कराना चाहता है। तो जिधर गति कराना चाहता है उसके विपरीत, बट कितना, इसका आंसर हम डायरेक्ट नहीं देंगे, इसका आंसर हम डायरेक्ट नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, किसको, लिमिटिंग को और एक्सटर्नल को। तो भैया एक्सटर्नल का मान तो मुझे पता है कितना है, 6 न्यूटन, बट मुझे साथ में और क्या निकालना पड़ेगा, लिमिटिंग मुझे निकालना पड़ेगा। और लिमिटिंग दिया जाता है किससे, म्यू इंटू आर से। म्यू का मान कितना दिया है, 0.2। इसमें आर का मान कितना होगा, mg के बराबर। क्या हमेशा mg के बराबर होता है नॉर्मलाइजेशन, नो सर, नहीं नहीं। सर। नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं। इसी चीज को बिल्कुल सीखा हमने लास्ट होगा। फिलहाल आर mg के बराबर, आर क्या है, mg के बराबर, तो m का मान है 5 और g का मान है 10, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, कितना, 10 न्यूटन। तुम देखोगे कि सर अधिकतम ये 10 न्यूटन लगा सकता है, बट हम तो 6 ही लगा रहे हैं ना। हम क्या लगा रहे हैं, 6 न्यूटन ही लगा रहे हैं। तो क्या ये 10 न्यूटन लगाने लग जाएगा, बिल्कुल नहीं, आलसी है। इतना ही लगाएगा जिससे इसका काम चल जाए, इसको मूव ना करना पड़े। तो कितना लगाएगा, जितना हम लगाएंगे, दैट इज 6 न्यूटन। सिंपल। सेकेंड केस, केस 2, वेरी दोनों इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो जाए किससे, लिमिटिंग से।